हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी का। आज ये दूसरा वीडियो जिसमें हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा जो संविधान है वो जो हमारा कितने उसके भाग हैं, कितने उसमें अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना एक ओवरव्यू। और उसके बाद हमने जो है भाग 1 को भी पढ़ा, जिसमें कि हमने जो है कुल 4 अनुच्छेद को पढ़े हैं। और इसके बाद आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 2 नागरिकता, जो आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाया जाएगा। और इसका जो शॉर्ट नोट्स हम आपको पढ़ाते हुए बताएंगे, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि पढ़ने के बाद आप उसे सेव करके रखें और बाद में रिवीजन करने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए आप अभी अपना पूरा फोकस समझने पे कीजिए और चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पीछे वीडियो में ही जाना है कि हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें 22 भाग हैं। और इसके एक भाग की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी, और दूसरे भाग जिसमें कि हमें नागरिकता के बारे में जानना है, जिसे हम सिटीजनशिप कहते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले हमें नागरिकता के बारे में कुछ बेसिक टर्म जानने होंगे कि ये हमारे इंडिया में ये अधिनियम जो है कब लाया गया। तो जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय ये नहीं लाया गया था, बल्कि ये जो है भारत की नागरिकता का जो अधिनियम है वो 1955 में लाया गया था। 1955 में यह अधिनियम लाया गया था। और फर्स्ट जो इसमें संशोधन किया गया था, यानी जो नागरिकता का अधिनियम लाया गया, उसमें सबसे पहली बार जो संशोधन हुआ था, पहला जो संशोधन इसमें हुआ था वो हमारा संशोधन हुआ था वो हुआ था हमारा 1986 में इसमें संशोधन हुआ था। ये हमारी कुछ बेसिक बात हो गई। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि जो हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये अनुच्छेद जो है हमारे संविधान के भाग 2 में नागरिकता से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले चलिए हम एक एक करके इसमें हम आपको लिख के बताते हैं कि हमारा कौन सा अनुच्छेद जो है में हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले जो हमारा अनुच्छेद 5 है, जिसमें संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता है, अर्थात जब संविधान बना तो उस सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत में थे। यानी कि जब संविधान बना, इसको हम लिख सकते हैं कि जब संविधान बना तो उस समय भारत के सभी व्यक्ति को नागरिकता दी गई। ये हमारा अनुच्छेद 5 है, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि जब हमारा संविधान बना तो उस समय भारत में जितने भी व्यक्ति थे सबको नागरिकता दी जाएगी, सबको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये बात हमारा अनुच्छेद 5 में है। और ये अधिनियम जो है वो 1955 में लाया गया था। इसके बाद हमारा जो है अनुच्छेद 6 है। तो अनुच्छेद 6 में ये कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता भी दी जाएगी, लेकिन यह जो व्यक्ति हैं वो वहाँ से जो है संविधान बनने से पहले आएंगे, नहीं तो नागरिकता नहीं दी जाएगी। यानी कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से आएंगे, जो व्यक्ति संविधान बनने से पहले भारत आ गए, भले ही वो पाकिस्तान के थे लेकिन वो क्या है, भारत आ गए संविधान बनने से पहले। और वो डेट क्या थी, तो वो डेट उन लोगों को दी गई थी 19 जुलाई 1948 का वो डेट था कि अगर इस डेट से पहले जितने भी पाकिस्तान में रहने वाले लोग अगर वो इंडिया में आ गए हैं तो उन्हें भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 7 है हमारा, और अनुच्छेद 7 में हमें ये जानना है, इसमें ये बताया गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए, उन्हें जो है नागरिकता दी जाएगी। यानी कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो वो भारत से जो है पाकिस्तान चले गए, लेकिन अगर संविधान बनने से पहले वो वापस आ जाते हैं तो उन्हें भी जो है नागरिकता दी जाएगी। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि भारत से गए वैसे व्यक्ति, इसे हम लिख सकते हैं कि भारत से गए वैसे लोग जो
संविधान बनने से पहले वापस आ गए तो उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी। इसमें हमारा अनुच्छेद 7 में यही कहता है कि भारत से कुछ व्यक्ति जब चले गए तो अगर वो भारत के व्यक्ति थे, वो भारत से चले गए, लेकिन अगर वो संविधान बनने से पहले अगर पाकिस्तान से वापस चले आएँ तो उन्हें भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद हमारा अनुच्छेद 8 आता है और अनुच्छेद 8 में ये बताया गया है कि आप किसी भी प्रकार का अगर विदेश भ्रमण करते हैं, आप कहीं किसी दूसरे देश में घूमने जाना चाहते हैं, नौकरी करना या किसी भी बिजनेस के पर्पज़ से जाना चाहते हैं, तो इस स्थिति में आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यानी कि इसमें ये कहा गया कि अगर आप जैसे हैं कि वो भ्रमण करते हैं, दूसरे देशों में भ्रमण करते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, आप या हो सकता है कि बिजनेस के लिए जाएँ या फिर किसी भी अन्य वजह से अगर आप दूसरे देश में रहते हैं, दूसरे देश जाते हैं तो नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी, नागरिकता बनी रहेगी। यानी अगर आप दूसरे देश में रहते हैं, बिजनेस करते हैं या घूमने के पर्पज़ से जाते हैं तो भी आपकी जो भारत की नागरिकता है वो समाप्त नहीं की जाएगी, बल्कि आपकी नागरिकता वैसे ही बनी रहेगी। इसके बाद हमारा है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में ये बताया गया है कि हाँ, अगर आप जैसे दूसरे जगह भ्रमण करने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, तब तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। लेकिन अगर आप दूसरे देश की नागरिकता अगर आप ले लेते हैं, दूसरे देश की नागरिकता अगर आप ले लेते हैं, अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता लिया, नागरिकता धारण करने पर भारत की जो नागरिकता है वो रद्द कर दी जाएगी। भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। यानी कि अगर आप किसी भी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपको भारत की नागरिकता जो है फिर बनी नहीं रहेगी। आपकी जो भारत की नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी और आप उस देश के नागरिक हो जाएंगे आपने जहाँ की नागरिकता ली है। तो ये चीज़ हमें अनुच्छेद 9 में बताया गया है। इसके बाद अब हम आते हैं कि अनुच्छेद 10 में क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 10 में ये बताया गया है कि भारतीय नागरिकों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य न करे। यानी कि देश विरोधी अगर आप कार्य करते हैं, देश विरोधी कार्य न करें तब तक ही बनी रहेगी, तब तक नागरिकता बनी रहेगी। मतलब अगर आप कोई ऐसे कार्य में पकड़े जाते हैं जो देश विरोधी कार्य है तो आपकी जो भारत की नागरिकता है ये भारत सरकार के सांसद के द्वारा जो है या भारत सरकार की जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा आपकी नागरिकता जो है रद्द की जा सकती है। तो अनुच्छेद 10 में यही बताया गया है कि आपको भारत की नागरिकता तो प्राप्त है, लेकिन ये जो नागरिकता है आपसे छीनी जा सकती है अगर आप कोई भी देश विरोधी कार्य करते हैं तो। अनुच्छेद 11 में अब ये हमारा जो है अंतिम अनुच्छेद है नागरिकता से रिलेटेड। जो हमारे पास टोटल जो 7 अनुच्छेद थे इसमें सबसे अंतिम अनुच्छेद हमारा ये है और इसमें ये बताया गया है कि भारत की नागरिकता जो है इससे संबंधित जो कानून है वो सिर्फ संसद बनाएगी। यानी सिर्फ संसद को अधिकार है इससे रिलेटेड कोई भी कानून बनाने की। संसद जो है सिर्फ कानून बना सकती है। किसी भी तरह का अगर कानून में परिवर्तन करना है, संशोधन करना है तो ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ जो है हमारा किसका है, संसद को ही है। इसके अलावा कोई इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। और संसद में भी जो है ये जो आता है वो गृह मंत्रालय के अंदर आता है, ये जो आता है गृह मंत्रालय के अंदर आता है। तो संसद में जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही जो है इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन ये सब कार्य किए जा सकते हैं। इसके बाद अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जानते हैं जिसमें कि हमारा ये होगा कि हमें नागरिकता प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं। यानी कि अगर हमें नागरिकता प्राप्त करनी है या भारत की किसी को नागरिकता अगर प्राप्त करनी है तो उसकी कौन कौन सी विधि हो सकती है। तो नागरिकता प्राप्त करने की विधि,
तो इसमें जो होते हैं टोटल 5 टाइप से जो है आप जो है नागरिकता ले सकते हैं, जिसमें पहला हो गया कि आप जन्म के आधार पर ले सकते हैं। जैसे कि आम तौर पे हम सभी भारतीय हैं, तो हमें जो है जन्म के आधार पे जो होता है हमें नागरिकता मिलती है कि जैसे हमारा जन्म जो है भारत में हुआ है, तो हम जो है भारत के नागरिक हैं। लेकिन सिर्फ इसके लिए भारत में जन्म लेना ही ज़रूरी नहीं है। अगर कोई बाहर से जैसे दूसरे कंट्री के लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, और अगर वो माँ बनती है कोई भी महिला, तो वो बच्चा भारत का नागरिक तभी कहलाएगा अगर उनके माता पिता में से कोई एक यहाँ के होने चाहिए। मतलब कि भारत में जन्म लेने वाले बच्चे, सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हों, तो ये चीज़ जन्म दी जाएगी। अब हम इसके दूसरे विधि पे चलते हैं कि दूसरी कौन सी विधि है जिसके द्वारा जो है भारत की नागरिकता कोई व्यक्ति प्राप्त करता है, तो वो है वंश के आधार पे। इसका जो अमेंडमेंट हुआ है वंश के आधार पर ये जो अमेंडमेंट हुआ है ये हुआ है 1992 में हुआ है। 1992 में ये अमेंड किया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है कि विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। जैसा कि हमने इसके पहले वाले में एग्जाम्पल दिया कि कोई दूसरे कंट्री के लोग आते हैं और अगर उनके बच्चे यहाँ होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उनके माता पिता में से कोई एक जो है भारत के नागरिक होने चाहिए। तो उसी प्रकार दूसरा है वंश के आधार पे, जिसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि आपके बच्चे, जैसे ये भी तो हो सकता है कि इंडिया के लोग कहीं घूमने गए, फिर जो है कोई महिला यहाँ की जाती हैं, फिर वो माँ बन जाती हैं, तो उस बच्चे का जन्म तो भारत में नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो भारत का नागरिक नहीं हुआ। तो इसलिए कहा गया है कि यदि उनके माता पिता, यदि दोनों में से कोई एक अगर भारत का नागरिक है, तो भारत से बाहर भी जन्म लेने वाला बच्चा जो होगा उसे भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। सपोज कि उसके फादर कहीं दूसरे कंट्री के हैं, उसकी मदर अगर दूसरे कंट्री की है, अब उस बच्चे पे ये चीज़ डिपेंड करता है कि वो कहाँ की नागरिकता लेना चाहता है। अगर वो दूसरे कंट्री की नागरिकता लेता है तो उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर वो चाहे कि उसे भारत की नागरिकता मिले, तो चूँकि उसके माता पिता में से कोई एक, अगर उसकी सपोज माता अगर यहाँ से है, तो उनके बच्चों को आराम से जो है उस बच्चे को यहाँ की नागरिकता मिलेगी। इसके बाद जो तीसरा तरीका है जिससे हम ले सकते हैं भारत की नागरिकता, वो है रजिस्ट्रेशन, जिसे हम पंजीकरण कह सकते हैं। पंजीकरण विधि। इसे तीसरी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं पंजीकरण। इसमें ये नियम है कि आपको इसमें टोटल ईयर जो होगा, यानी कि इस विधि के द्वारा नागरिकता अगर आपको प्राप्त करना है, तो प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल तक लगातार भारत में रहना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या रहना पड़ेगा, तो 7 साल तक लगातार भारत में रहना पड़ेगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है, यानी कि जो भी राष्ट्रमंडल देश हैं उन्हें नागरिकता इस विधि के द्वारा दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 साल तक अगर भारत में रहता है, तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाती है पंजीकरण विधि के द्वारा। इसके बाद जो अगली विधि हमारा हो जाता है वो हो जाता है देशीकरण। और देशीकरण विधि जो होता है, तो इसमें वैसे व्यक्ति जो भारत में कम से कम एक भाषा को जानता हो, मतलब एटलीस्ट उसे एक लैंग्वेज पता होना चाहिए, अगर उसे देशीकरण के द्वारा लेना है, देशीकरण विधि से अगर उसे भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है, तो उसे कम से कम जो होना चाहिए एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। भारत में जो भी भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा में उसे निपुण होना चाहिए। भारत के प्रति वो सकारात्मक सोच रखे, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो। साथ ही अगर वो 12 साल तक भारत में रहा है, इसमें जो टाइम है इसमें थोड़ा ज़्यादा है, इसमें जो है 12 साल है, और अगर वो 12 साल तक अगर वो भारत में रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है देशीकरण विधि के द्वारा जो है भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसके बाद जो हमारी एक अंतिम जो अगली विधि हो जाती है, वो विधि हो जाती है हमारी अर्जित भूमि। ये हो जाती है हमारी अर्जित भूमि। और अर्जित भूमि का तात्पर्य है कि जिस भी राज्य या क्षेत्र को, जब दो देशों के बीच युद्ध हुआ, फिर अगर एक देश हार जाता है, तो जो देश जो होता है दूसरे देश पे कब्जा कर लेता है, या फिर कहें कि हम कोई छोटे से जगह को, जैसे कि हमारा
असम है, तो सिक्किम है। तो इस तरह से अगर किसी भी राज्य को अगर हमने अपने क्षेत्र में मिलाया, भारत में उसे मिलाया, तो मिलाने के बाद जो है, या फिर कोई भी जगह है, जैसे कि जम्मू कश्मीर था, कुछ समय तक हमारे साथ नहीं था, तो उस समय जो है वो उसे वहाँ के किसी भी लोगों को भारत की नागरिकता नहीं थी। लेकिन जैसे ही उस क्षेत्र को हमने जो है भारत में मिलाया, भारत में जैसे ही उस क्षेत्र का विलय हुआ, इसके पश्चात वहाँ के जितने भी लोग हैं उन्हें ऑटोमेटिक जो है भारत की नागरिकता दे दी जाती है। तो इस तरह से जो हमने भूमि अर्जित करते हैं उसमें जो भी लोग रहते हैं उन्हें भी भारत की नागरिकता दे दी जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने जो है नागरिकता के इस भाग 2 को अनुच्छेद 5 से 11 तक हमने पढ़ा। चलिए अब हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, जिससे कि इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा इसके हमें अच्छे से याद हो जाए। तो सबसे पहले हमने इसमें जो है पढ़ा है भाग 2, संविधान का जो भाग 2 है उसका अध्ययन हमने किया है, जो कि रिलेटेड है नागरिकता से। नागरिकता अधिनियम जो है 1955 में भारत में आया, और इसमें जो पहला संशोधन है वो हमारा हुआ है 1986 में। और अगर हम अंतिम संशोधन की बात किया जाए, जो अभी फ़िलहाल तक जो अंतिम संशोधन रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो ये हमारा हुआ है 2019 में। इसके बाद हमने ये जाना कि जो हमारे अनुच्छेद हैं सारे, उनके बारे में। जैसे हमने सबसे पहले 5 नंबर का जो अनुच्छेद है, इसमें हमने जाना कि जब हमारा कानून बना था तो उस समय जो भी लोग भारत में रह रहे थे उन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई। इसके बाद 6 नंबर पे हमने ये जाना कि जो व्यक्ति भारत में संविधान बनने से पहले आ गए, यानी कि भारत से पाकिस्तान चले गए थे कुछ व्यक्ति, वो पाकिस्तान तो गए लेकिन वो भारत में जब कानून बना तो उसके पहले वो वहाँ से वापस जो है भारत लौट आए, तो उन्हें भी जो है भारत की नागरिकता दी गई। उसके बाद जो है 7 में है कि भारत में गए वैसे लोग जो संविधान बनने से पहले चले आए, ठीक है, तो उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी। सॉरी, यहाँ पे ये चीज़ गलत हो गया, ये हमारा अनुच्छेद 7 में हम लोगों ने पढ़ा है। अनुच्छेद 6 में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो व्यक्ति संविधान बनने से पहले भारत आ गए, मतलब पाकिस्तान के ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले जो है भारत में आ गए, तो उन्हें जो है संविधान अनुच्छेद 6 के तहत रखा गया कि उन्हें नागरिकता दी जाएगी। और अनुच्छेद 7 में बताया गया कि भारत के व्यक्ति जो पाकिस्तान चले गए थे वो वापस लौट गए संविधान बनने से पहले, तो उन्हें अनुच्छेद 7 के तहत उन्हें भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 8 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 8 में ये है कि अगर आप कहीं भी घूमने जाते हैं, भ्रमण करने जाते हैं कोई भी दूसरे देश, तो इससे आपकी नागरिकता जो है रद्द नहीं की जाएगी, आपकी नागरिकता जो है वो बनी रहेगी। लेकिन यदि आप दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ की नागरिकता अगर आप ले लेते हैं, ये चीज़ अनुच्छेद 9 में बताई गई है कि यदि आप दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता जो है आपकी रद्द कर दी जाएगी। फिर जो हमारा अनुच्छेद 10 है, इसमें हम लोगों को ये बताया गया है कि अगर आपकी नागरिकता तो बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि आपकी नागरिकता हमेशा ही बनी रहेगी। यदि आप कोई देश विरोधी कार्य करते हैं तो ये जो होता है गृह मंत्रालय के द्वारा, संसद के द्वारा आपसे ये अधिकार छीना जा सकता है। और 11 में हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये जो है इसमें कुछ भी अगर करेक्शन करना, अमेंडमेंट करना हो तो वो जो होती है संसद के द्वारा किया जा सकता है, जो कि हमारा भारत सरकार का जो है क्या है, गृह मंत्रालय है। गृह मंत्रालय के द्वारा ये चीज़ किया जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है कंप्लीट ये चीज़ जान लिया है। और चलिए इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ। अनुच्छेद 12 से 35 तक हम लोग जानेंगे और भाग 3 को कंप्लीट पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है फंडामेंटल राइट।